नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। दर्शकों, किसी भी लोकतंत्र की जो पहचान होती है वो निर्वाचन प्रक्रिया होती है। जितना बेहतर निर्वाचन होता है, जितना बेहतर निर्वाचन की प्रक्रिया होती है, उतना ही बेहतर और सशक्त लोकतंत्र का स्वरूप उभर कर सामने आता है। गोरखपुर, चूँकि मुख्यमंत्री का गृह जनपद होने के नाते हर व्यक्ति जानना चाहता है कि गोरखपुर में क्या हो रहा है। तो गोरखपुर में सिविल कोर्ट बार एसोसिएशन का चुनाव हो रहा है। प्रत्याशी लगातार अपने मतदाताओं से संपर्क कर रहे हैं, उनसे अपने पक्ष में मतदान की अपील कर रहे हैं। हम भी अपने मंच के माध्यम से हम भी उनको अपना मंच प्रदान कर रहे हैं और उनकी अभिव्यक्ति को, उनकी कार्य योजनाओं को उनके मतदाताओं तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। इसी क्रम में आज हमारे साथ मंत्री पद का चुनाव लड़ रहे अनुज अस्थाना जी हमारे साथ हैं और अनुज अस्थाना जी से मैं बात करूंगा कि किस तरह से, यदि आपको मंत्री पद पर यहाँ का मतदाता बैठाता है तो किस तरह से आप अधिवक्ताओं के हित में कार्य करेंगे, किस तरह से उनकी बेहतरी को और सुंदर बनाएंगे। इसी को दृष्टिगत रखते हुए बातचीत हमारी इनसे होगी। अनुज अस्थाना जी, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। आपको प्रणाम और आपके सभी चैनल के दर्शकों को मेरा प्रणाम। सुंदर। अनुज जी, आप ये बताइए, आपको तो एक लंबा अनुभव है कचहरी का। आप कचहरी के जो संघर्षशील अधिवक्ताओं में आप अग्रणी आपकी भूमिका रही है। तो आप बताइए कि इस कचहरी की जो मौलिक समस्याएं हैं, जो मूलभूत समस्याएं हैं, जिस पर आज भी कोई कार्यकारी विचार नहीं कर पाई, अगर विचार भी की तो वो पर्याप्त नहीं हो सकी, तो वो समस्याएं क्या क्या हैं और उसके निराकरण की दिशा में आप किस तरह से कार्य करेंगे, क्या कहेंगे? देखिए, मूलभूत समस्याएं, जैसे इस कचहरी में पेयजल की बहुत बड़ी समस्या, अभी गर्मी आ रही है और कहीं भी आपको पानी नहीं मिलेगा। उसके बारे में मेरी पहली प्राथमिकता होगी कि पेयजल की सुविधा बहुत सुविधाजनक हो। दूसरी समस्या सफाई की है। तीसरी समस्या है अधिवक्ताओं के समुचित रूप से बैठने की व्यवस्था नहीं है। और मैं प्रयास करूंगा, इसमें सारे इस समय सबकी निगाह अपने उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की तरफ है कि गोरखपुर के हर एक जगह कोने कोने में उनका ध्यान जा रहा है। दीवानी कचहरी में एक भी विकास का एक भी ईंटा अभी तक नहीं लगा है। मैं प्रयास करूंगा, उनसे जाकर आग्रह करूंगा, विनती करूंगा अधिवक्ताओं की तरफ से, जिससे सारे अधिवक्ता ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में एक छत के नीचे बहुत अच्छे ढंग से बैठ सकें। जो बहुमंजिली इमारत हमारे यहाँ है उसमें 2 ही लिफ्ट हैं। 6 मंजिला इमारत में न्यायालय चल रहे हैं 24 कक्षी, लेकिन 2 ही हैं, जिसमें हजारों की संख्या में वादकारी वकील हमेशा पैरवी ले आते हैं और वो आए दिन भी 2 जो सफिशिएंट नहीं है, 2 लिफ्ट इतने बड़े बिल्डिंग में, उसमें भी वो आए दिन इसी लोड के कारण ख़राब हो जाते हैं। उसमें और भी लिफ्ट, अतिरिक्त लिफ्ट लगवाने की व्यवस्था की, मैं समुचित व्यवस्था की मांग करूंगा, प्रयास करूंगा। चौथा, हमारी बहनें हैं, उनके लिए भी कोई इस तरह का कॉमन हॉल नहीं है जो वहाँ बैठ के अपनी बात कर सकें। और जो नए अधिवक्ता आए हैं और जो हमारे बुज़ुर्ग अधिवक्ता हैं, इस सब का मैं उचित ख्याल रखूँगा। जैसे बहुत से हमारे बुज़ुर्ग अधिवक्ता हैं 75 साल के वकालतनामा के माध्यम से, कि उनको भी हम महीने में कुछ न कुछ आर्थिक मदद कर सकें। बुजुर्ग अधिवक्ताओं को जो पेंशन की व्यवस्था थी वो बहाल की जाएगी। वो व्यवस्था जो है अच्छे ढंग से बहाल की जाएगी, सम्मानजनक ढंग से बहाल की जाएगी। दूसरा, हमारे यहाँ जो एक संवैधानिक कार्य है कि किसी भी विकलांग को उसके स्थान तक पहुंचने की व्यवस्था हो, तो अब जनपद न्यायाधीश ने एक आदेश दिया है, गेट कचहरी बंद रहते हैं। बहुत से हमारे ऐसे अधिवक्ता हैं जिनको देखकर आंख से आंसू निकल जाते हैं, वो चल नहीं पा रहे हैं, किसी तरह से घसीटते हुए कह लीजिए, एक तरह से वो अपने तख्ते तक आते हैं। तो जनपद न्यायाधीश कहते हैं कि मैंने एक एम्बुलेंस की व्यवस्था की है। एम्बुलेंस में बैठने पर एक साइकोलॉजिकल प्रेशर पड़ता है कि मैं बीमार हूँ, ठीक है। और जो मेरा वादकारी होगा, मुवक्किल होगा, वो ये समझेगा कि वकील साहब तो खुद बीमार हैं, इनसे हम क्या मुकदमे की पैरवी कराएं।
तो उसके बिजनेस पे भी प्रभाव पड़ता है। तो मैं ऐसा मांग करूंगा कि ऐसे अधिवक्ता जो आज चलने फिरने में लगभग असमर्थ हैं, वह अपने साधन से अपने सीट पे आ सकें, और नहीं तो फिर एक बैटरी वाली रिक्शे का इंतज़ाम होगा कचहरी के अंदर, वो राउंड सराउंडिंग लेता रहे, और जो भी अधिवक्ता आना जाना चाहे कोर्ट में, उसको हर समय हर क्षण, क्योंकि ऑटो रिक्शा में बैठने में उसे कोई परहेज़ नहीं होगा, मैं ऐसी व्यवस्था करूँगा। अस्थाना जी, बार के वकालतनामे के माध्यम से जो राशि एकत्रित की जाती है, उस वकालतनामे की राशि में जो अधिवक्ताओं का अंश होता है, उनके अंश में वृद्धि नहीं हो पाती है, जबकि बार अपने वकालतनामे में वृद्धि तो कर लेता है, और बार के पास जो संचित राशि है उसका प्रयोग अधिवक्ता हित में हो सके, उनके कल्याण में हो सके, इस दिशा में आपकी क्या सोच है? जो अधिवक्ता वकालतनामा के रूप में कल्याण कोष से पैसा आता है, उसके लिए मैं 5 साल का स्टैटिक्स तैयार करूंगा। मैं अनुमान लगा करके उतने रुपए का मृतक धनराशि में वितरण करूंगा, और जो मेरे जो सघन रोगी हैं, जिनका हार्ट का ऑपरेशन हुआ है, किडनी ट्रांसप्लांट है, ऐसे रोगियों को मैक्सिमम 50,000 60,000 जो भी हो, उस समय हम लोग मैक्सिमम धनराशि उनको सहायता मुहैया कराने का प्रयास करूंगा। तो यह बहुत ही आसान है, और बचत की बात नहीं होनी चाहिए कि मैंने 40 लाख बचाया, बिल्कुल आया, और बिजली का 25 लाख रुपया बकाया है। तो बचत की बात नहीं होनी चाहिए, वो हमारा इस साल का अंश मेरा कितना रहा है, उसी अनुसार हर साल ये मृतक धनराशि और जो इलाज में है वो धनराशि संचित उसको दिया जा सके, कि एक आर्थिक बोझ हमारे अधिवक्ता भाइयों पे ना पड़े। और जैसे बिटिया की शादी हो रही है, आर्थिक बोझ पड़ता है, बिटियों की शादी में भी हम कुछ अंशदान अपना कर सकें प्रतीकात्मक रूप से, मैं ऐसा काम करूंगा। लेकिन ये सारी चीज़ें जब जैसे मान लीजिए अगर कोई बीमार अधिवक्ता है, अगर आवेदन देता है, तो पता चलता है कि आपके बाहर की प्रक्रिया इतनी दूर, हॉस्पिटल आजकल अपना एस्टीमेट भी दे देता है। अगर वो भर्ती होने के कागज़ और अपने इलाज का पर्चा और खर्चे का एस्टीमेट देता है, तत्काल उसे आर्थिक राहत में पहुंचनी चाहिए। मेरा तो एक संघर्ष का आप जानते हैं, मेरा इतिहास रहा है। जो कमर्शियल कोर्ट, MSCT कोर्ट बाहर चली गई थी, उसके लिए मैं बार की सहायता से आंदोलन भी किया था, PIL दाखिल किया था, जिसका फलस्वरूप आज कचहरी परिसर में MSCT कोर्ट, कमर्शियल कोर्ट रन कर रही है, जिसका हमारे सारे अधिवक्ता हमारा उसका लाभ उठा रहे हैं। COP 500 रुपया हो गया था, इसके लिए मैंने अनशन किया, धरना दिया, और प्रदेश का प्रथम आंदोलन ही किया था, और वो इतना सफल रहा आंदोलन कि बार काउंसिल को झुकना पड़ा, और 500 की जगह ये फीस 250 रुपये करनी पड़ी। आगे भी मैं इसी तरह नीयत से अपने अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए काम करता रहूँगा। अस्थाना जी, मैं चलते चलते अगर आखिरी सवाल मैं आपसे जानना चाहूँ कि कचहरी का मतदाता आपको ही अपना मंत्री बनावे, क्यों, क्या कहेंगे? ये तो बड़ी अजूबा बात है। ये तो हम अपने मतदाताओं पे छोड़ते हैं, वह किसी कोण से, किसी भी एंगल से वो जांचे परखे, और अगर मैं उचित प्रत्याशी लगता हूं, मेरे संघर्षों को देखते हुए मैं इसी परिवार में 24 घंटा साथ रहता हूं, सबके दुख सुख में साथ रहा हूं, वो हमको परखे, अगर वो उचित लगता है तो मुझे मतदान दे, और मैं उनकी सेवा के लिए हमेशा तत्पर हूँ। अनुज अस्थाना जी, आप मंत्री पद के सशक्त दावेदार हैं, और आप लगातार, चूँकि चुनाव बिल्कुल एकदम करीब है, और आप लगातार मतदाताओं से संपर्क कर रहे हैं, अपने महत्वपूर्ण समय में से हमारे लिए भी आपने कुछ समय निकाला, यहाँ आए और अपनी कार्य योजना से बेबाकी के साथ अपने मतदाताओं को अवगत कराया। आप यहाँ आए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।